नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th का, जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। इसकी हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली थी और हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 5.2। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन स्पीड में करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर कर ले, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ an आ रहा है, an वर्ड यूज हो रहा है, तो an के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में तो पता होना चाहिए हमें। an का मतलब क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी। क्या होता है an का मतलब? nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या किससे डिनोट करते हैं? तो क्या ना भैया, a लिख दो आप कैपिटल में और स्मॉल में और उसके नीचे n लिख दो। ठीक है, ये nth टर्म का हो गया। क्या ना भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, nth टर्म ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल आ रहा है a एंड d, इनके बारे में बताइए। तो मैं बोलूंगा a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की पहली टर्म। जब आप एपी लिखोगे, आपने एपी लिखोगे तो एपी में जो पहले नंबर पे बंदा बैठा होगा उसको अपन ए बोल देंगे। फिर डी कौन होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मत बोलना, पूरा बोलना कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होता है। हर दो टर्म मतलब लगातार टर्म, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म या एडजेसेंट टर्म भी बोलते हो। एपी की डेफिनेशन क्या होती है आपसे कोई पूछेगा तो बोलना कि लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, या एडजेसेंट टर्म भी बोल सकते हो। एडजेसेंट मतलब दो लगातार टर्म, है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी ये होता है। एन क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सपोज करो एक एपी में 5 टर्म्स है तो एन की जगह 5 रख दोगे। एक एपी में एन टर्म्स है, एनी टर्म्स है तो एन रख दोगे। अब आप बोलोगे ये एन का मतलब क्या होता है? भैया हमें एन का मतलब भी तो समझाओ, फॉर्मूला तो सब बता देते हैं, लिखा होता है। एन टर्म का मतलब क्या होता है? तो एन टर्म का मतलब होता है उस एपी की ऐसी टर्म जो हर टर्म को रिप्रेजेंट करे। फिर से बोल रहा हूं, nth टर्म का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जो एपी की हर टर्म को रिप्रेजेंट करे, पूरी एपी को रिप्रेजेंट कर दे। क्या ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो। मैं बोल रहा हूँ सपोज करो एक एपी लिखी हुई है, आपने ले लिया 2 4 6 और 8 और डॉट डॉट डॉट। कोई पूछेगा इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तो बोलना n नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n है। n कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 कुछ भी। अगर इस एपी में 5 टर्म रखोगे तो n की जगह 5 आ जाएगा, है ना। हमने n की जगह n ही ले ली है, ठीक है। an का nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ तो आप बोलोगे a प्लस का n माइनस 1d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। a की वैल्यू कितनी आई? कहना 2, है ना, फर्स्ट टर्म। n मतलब n, नंबर ऑफ टर्म n ही है इस एपी में। और d मतलब कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी दो लगातार, कोई भी दो टर्म पकड़ लो, दूर दूर नहीं, पास वाली। ये पकड़ ली मैंने 4 और 6, बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करो तो 6 में से 4 गया, 6 माइनस 4, ये आ गई डी की वैल्यू। कितना आंसर आ गया? 2। तो आप डी की जगह 2 रख देंगे। आप बोलोगे हम इन दोनों को भी ले सकते थे क्या, 6 और 8 को? हाँ, 6 और 8 को ले लो, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ जाएगा। दो लगातार टर्म लेना, ऐसा नहीं है कि आपने 4 ले लिया और 8 ले लिया, आपको लगातार लेना है। 2 4 ले सकते हो, 4 6 ले सकते हो, 6 8 ले सकते हो, और बाद वाली में से हमेशा पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दे इस 2 का, तो ये बन गया 2n माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 2n। ये क्या आ गई? nth टर्म ऑफ एपी। कौन सी एपी? इस वाली एपी की nth टर्म। अब हमने बोला था एपी की nth टर्म का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जो पूरी एपी को रिप्रेजेंट कर रही है, हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब समझते हैं। अब इसका मतलब है ये nth टर्म आ गई। अब देखो ये पूरी हर टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर देती है, इसका मतलब समझते हैं। मैंने बोला n की जगह 1 रख दो। अब आप n की जगह क्या रख रहे हो? 1, है ना। an आपका कितना आ गया? an आ गया आपका 2n। आपने n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो यहां भी आ जाएगा। n की जगह 1 रखने पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 1 2। तो 1 रखने पे पता क्या चला? 1 रखने पे पता चला कि जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो 2 हो गई। देखो 2 है फर्स्ट टर्म एपी की। अच्छा, तो इसमें हमने अगर n की जगह 1 रखा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट टर्म मिलेगी, हाँ। और अगर n की जगह 2 रख दिया तो यहाँ n की जगह 2 रख दो तो यहाँ भी 2 रखाएगा नीचे, तो यहाँ जहाँ जहाँ n दिख रहा था ये a2 हो गया। 2 रखो भाई इसमें n टर्म फॉर्मूले में, 2 × 2 4। मतलब a2 का मतलब पढ़ेंगे कैसे कि सेकेंड टर्म ऑफ एपी कितनी है? 4। देखो 4 है,
चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं, है ना। तो n की जगह 4 रख देते हैं। जैसे आप n की जगह 4 रखोगे तो ये 4 रखोगे तो ये 8 आ गई। देखो तो फोर्थ टर्म ऑफ AP कितनी आई, 8। देखो लिखी हुई है फोर्थ टर्म ऑफ AP 8। फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड निकाली, फोर्थ निकाली। मैं n की अलग अलग वैल्यू रखते जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग उस टर्म पे, उस पोजीशन पे जो भी बंदा बैठा होगा उसका नाम पता चलते जा रहा है। मैंने n की जगह 2 रखा तो इसका मतलब है सेकंड टर्म ऑफ AP। तो सेकंड टर्म में AP में जो भी बंदा बैठा होगा वो पता चल जाएगा। तो सेकंड टर्म पे कौन बैठा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म पे 4 बैठा है। तो देखो A2 का आंसर 4 आया। मतलब मुझे n की वैल्यू बदलते जाना है और मुझे ये पता चल जाएगा कि n की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5th नंबर पे इस AP में ये वाली टर्म बैठी हुई है। जैसे मैंने n की जगह 4 रखा तो A4 का आंसर आया 8। तो जो फोर्थ टर्म है इस AP की वो 8 है। मतलब जो फोर्थ नंबर अगर रो चल रही है और फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है, 8 बैठा है। बड़ी आसान और बहुत अच्छा चैप्टर है AP। तो ये इसने पूरी AP को रिप्रेजेंट नहीं कर दिया, हर टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर दिया इसने, क्योंकि इसमें हमने n की वैल्यू बदलती गई और हमें टर्म की वैल्यू मिलती गई। तो ये ना अपने आप में एक वो है, समुद्र है। n की वैल्यू रखते जाओ AP बनते जाएगी। 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लो, क्या कि an का मतलब होता है nth टर्म ऑफ AP। अगर किसी ने A2 लिख दिया तो A2 का मतलब होगा सेकंड टर्म ऑफ AP। क्या, सेकंड टर्म ऑफ AP। और A3 का मतलब भैया क्या, AP3 का मतलब होता है थर्ड टर्म ऑफ AP। A3 लिख दिया तो समझ लो थर्ड टर्म ऑफ AP है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है AP में, उसका नाम क्या है ये बताना है हमें। फॉर्मूला याद हो गया an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n-1d। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, a प्लस n-1d। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है, A2 निकालना है, तो n की जगह 2 रख दो तो A2 मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने A2 रखा है ना, n की जगह 2 रखा तो यहाँ भी रखा आएगा, तो 2 माइनस a ही होगा। मान के चलो AP की फर्स्ट टर्म a ही है, n की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 1 हो गया d। तो अच्छा, सेकेंड टर्म a प्लस डी आई, थर्ड टर्म n की जगह 3 रख दो। 3 रखोगे तो यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 1d मतलब 2d। क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि सेकंड टर्म a प्लस डी आई, थर्ड टर्म a प्लस 2d आई, है ना। तो थर्ड टर्म में देखो यहाँ एक कम d आया, यहाँ a तो आया नहीं वाला है, एक कम d आया, 2 है तो एक कम हो गया। और यहाँ फॉर्मूले में भी देखो n है तो n-1d आया, एक d कम आया। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि A50 बताओ, A50 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बताना मुझे, क्या ना भैया A लिखो और 50 है तो एक नंबर कम कर दो और D लिख दो उसके साथ। कितने D आएंगे, 50 में से एक कम, मतलब 49। किसी ने बोला भैया A75 का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा A प्लस का 75 में से एक गया 74D। हम डायरेक्ट बताएंगे, एक स्टेप खा जाएंगे। कौन सी वाली स्टेप खा जाएंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की। कोई पूछे कैसे आया A50 का आंसर, ये कैसे आया, तो कहना मैंने an के फॉर्मूले में, an का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उसमें n की जगह 50 रख दिया तो आ गया। लेकिन मैंने एक स्टेप खा गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ छलांग लगा सकता हूँ। तो आपने क्या देख लिया, यहाँ पे आपने देख लिया nth टर्म का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया, मतलब समझ लिया उसका, और आपने देख लिया कि A2 A3 A5 A50 डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको मजे आएंगे क्योंकि अब आपका बेस बन गया है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्या करना है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में हमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट द फर्स्ट टर्म गिवन A इज फर्स्ट टर्म। A क्या है, फर्स्ट टर्म AP की, एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस। उन्होंने बोल दिया D कॉमन डिफरेंस है AP का, A फर्स्ट टर्म है, एंड द nth टर्म ऑफ AP, जो AN है वो क्या है, nth टर्म है। AN जो क्या है, nth टर्म है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। A क्या है, फर्स्ट टर्म है AP की, एक AP है, ठीक है। चलो, ये लिखा हुआ है। तो भाई ये 4 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया A, ये सेकंड B, ये C हो गया, और ये D हो गया, और ये E हो गया। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में पकड़ते हैं। तो A दिया है 7, B दिया है 3, N दिया है 8। nth टर्म निकालना है AN का फॉर्मूला यहीं बता दो क्या होता है, आपको मालूम है, होता है A प्लस का n माइनस का 1D। चलो ठीक है, उन्होंने फॉर्मूले में एक टर्म मिसिंग करी है। फॉर्मूले में कितने वेरिएबल होते हैं, एक ये AN, एक 2, ये 3, एक 4। 4 में से वो 3 टर्म की वैल्यू देंगे, एक टर्म गायब कर देंगे। वो निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। A की जगह कितना रखोगे, 7, तो आपने यहाँ A की जगह 7 रखा। n की जगह देखो 8 दिया है उनने, ठीक है, तो यहाँ 8 रख दो। तो 8 माइनस 1 7। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो जल्दी करेंगे हम, थोड़ी 8 माइनस 1 लिखेंगे, 7 लिखो डायरेक्ट। D कितना आया, अच्छा D कितना आया, ये B नहीं है भाई, सॉरी, ये D होगा। ये क्या है, D कितना आया, कहना 3 आया, तो ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई में सॉल्व कर लो।
तो ए एन की वैल्यू कितनी आई, ए एन की वैल्यू आ गई 7 प्लस का 21 जो कि होगा 28। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ए एन मिल गया है आपको 28। क्या करा, सिर्फ फॉर्मूला यूज करा। चार वेरिएबल होते, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल की वैल्यू पता थी, चौथा वेरिएबल निकाल लिया मैंने, फॉर्मूला मुझे मालूम था पहले से ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, ए दिया है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ए एन दिया हुआ है क्या ना, हाँ ए एन दिया हुआ है। तब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। फॉर्मूला क्यों लगाएंगे ए एन का, क्योंकि इन पूरी चारों टर्मों में फॉर्मूला तो सिर्फ ए एन का ही दिख रहा है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, ए एन कितना दिया है 0, ए कितना दिया है माइनस का 18, एन माइनस 1 अपनी जगह नहीं, एन कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। फिर से रख दे रहा हूँ, ए एन की जगह 0, ए दिया हुआ है माइनस का 18, एन की जगह देखना है आपको 10, तो यहाँ रखोगे तो 10 माइनस 1 आ जाएगा, 10 माइनस 1 मतलब 9 आ जाएगा। और डी कितना आया, डी तो मुझे फाइंड करना है, ये देखो डी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ए एन फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में मुझे डी फाइंड करना है। चलो तो डी की जगह डी रख दिया, जो फाइंड करना है उसकी जगह वही नाम, उसका नाम मत बदलो। अगर डी की वैल्यू निकालना तो 18 इस साइड गया, तो माइनस में था तो इस साइड प्लस में आ गया, ठीक है, ये हो गया 9D। डी की वैल्यू निकालना तो 9 को इधर पहुंचाना पड़ेगा तो डिवाइड में आएगा, है ना। ये डी की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, ये कट के 2 आंसर आ गया। तो दूसरा आंसर भी आ गया। इसका मतलब है कि ए एन भी दे सकते हैं वो, बिल्कुल। ए एन अगर हमने 0 दे दिया है तो इसका मतलब है कि जो nth टर्म है ए पी की, है ना, वो 0 है। अगर आपने ए एन को 0 मान लिया तो इसका मतलब पता है क्या निकलता है, कि अगर आपने ए एन की जगह 0 रख लिया, ये है ना, ए एन की जगह आपने 0 रख दिया है और एन कितना रख रहा है 10, तो इसका मतलब है कि भैया ए एन बराबर 0 और एन की जगह आपने रखा है 10, तो इसका मतलब है ए 10 बराबर 0। तो इस ए पी की जो 10th नंबर की टर्म है वो 0 है, ये इसका सही मतलब था, है ना। आंसर तो आ गया, आंसर में तो कोई बड़े काम नहीं था, लेकिन इसका मतलब समझते हैं। ए एन 0 देने का मतलब है कि अगर ए एन भी 0 दिया है और अगर आपने एन की वैल्यू भी दी हुई है तो रख दो, तो आपको पता चलेगा कि जो इस ए टेन का मतलब क्या होता है, उस ए पी की 10th नंबर की टर्म, तो 10th नंबर की टर्म क्या है 0 है, ठीक है। इसका बताना नहीं था कहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, है ना, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, कर लेंगे हम। चौथा क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे, ए एन फाइंड करना है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा मैं करा देता हूँ, एन फाइंड करने वाला मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस का एन माइनस का 1 और डी, ये फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू बोलो, है ना, ए एन की वैल्यू 3.6 दी हुई है, 3.6। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं यार, ए की वैल्यू माइनस 18.9, माइनस का 18.9। एक ये वाला क्वेश्चन भी है, ये है ना, इसमें ए फाइंड करना है, ये आप करेंगे, ये आपके लिए क्योंकि सिंपल है। और ये लास्ट वाला तो अभी आपने करा, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम है, इसमें भी एन फाइंड करना है, इसमें भी एन फाइंड करना है। मैंने कौन सा करा दिया, सेकंड करा दिया, जिसमें मुझे डी फाइंड करना और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, ये डी है। और कौन सा करा रहा हूँ, 4th नंबर का करा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू दी हुई है, क्या एन तो फाइंड करना है भैया, तो एन की वैल्यू नहीं दी। और डी दिया हुआ है, क्या डी बिल्कुल दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ में रख दिया 2.5। सॉल्व कर लो जल्दी, आपको आता है। ये 18.9 जब इस साइड आएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे तो आंसर कितना जाएगा, 9 और 6 5, कैरी आया 1 15, है ना, कैरी आया 1, 18 और 3 21 22, 22.5 सही है। 22.5 प्लस का यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू में n माइनस का 1 और ये आ गया 2.5। मुझे n की वैल्यू निकालना, तो 2.5 को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, तो 2.5 को हटाइए, तो ये हो गया 22.5, 2.5 डिवाइड में आ गया और यहाँ आ गया n माइनस 1। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर से डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया, ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से करेंगे, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ, ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे और नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर, दोनों का 10 कट गया, ठीक है। 25 से 225 को डिवाइड करोगे तो 4 8 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 बराबर आ गया n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई, 1 को इस साइड पहुँचाया तो 10। तो इससे क्या पता चला कि जो 10th टर्म है एपी की, 10th टर्म है ना, वो कितनी है 3.6, और उस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी माइनस 18.9 और सेकंड टर्म कितनी 2.5, ठीक है। और बाकी का आप ये 2 आप करेंगे, बाकी 3 मैंने करा दिए, टोटल 5 थे, है ना। फॉर्मूला लगाना, तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, क्या था, अच्छा बस इतना था
कि ए एन के फॉर्मूले में 4 वेरिएबल होते हैं, 4 वेरिएबल में से अगर हमें वो 3 वेरिएबल की वैल्यू दे दे, कोई से भी 3 वेरिएबल की वैल्यू, तो बचा हुआ वेरिएबल हम निकाल लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं था, है ना। फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। चलो ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसमें से सही आंसर चुनना है। चुनवाओ भाई मेरे साथ। 30th टर्म ऑफ एन एपी इस एपी की 30 टर्म क्या होगी, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, 30 टर्म को, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, तो क्या ना भैया मैथमेटिक्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ भाई, है ना, ये रुक जाता है अपने आप, तो इसके लिए अपन को रुकना पड़ेगा 2 मिनट। कौन सी बटन दब रही भाई, चलो हाँ चलो 30 टर्म, ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैथमेटिक्स में 30 टर्म को कैसे लिखेंगे, A30, ए नीचे 30, इसका मतलब क्या हुआ कि 30th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी लिखी हुई है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं, उसमें तीसरे नंबर की 30 नंबर की पोजीशन पर जो बंदा बैठा है उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे इस एपी में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर कौन बैठा है, 7, थर्ड नंबर पर कौन बैठा है, 4, तो थर्ड नंबर पे जो बंदा बैठा है उसका नाम 4 है, तो पूछ रहा है कि 30 नंबर पे जो बंदा बैठेगा ही आगे एपी चल रही, तो उसका नाम क्या है, एक रो में बैठे लोग, ऐसे सोचो आप। तो A30 का फॉर्मूला बताओ, ये मुझे फाइंड करना है। मुझे पता है A30 का डायरेक्ट फॉर्मूला अब भी सिखाया था आपको, क्या करना है, A लिखना है प्लस का 30 लिखा है तो एक कम कर दो, कितना के 29, और D लिख दो, मतलब D कितने आएंगे, 30 है, 30 पूछा है तो 29 D आएंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, A कितना है भाई एपी में, तो A है आपका 10, तो यहाँ पे 10 रखो, 29, D कितना है, D आपको मालूम है कि बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को पकड़ लूँ 7 और 4 को, तो 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -3, ये आपका D आ गया, तो यहाँ पे आ गया -3। सॉल्व करो भाई जरा, 10 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 40 60 -57 आ गया, है ना, और आंसर आ गया कितना, -47, अरे 90, अरे गलती कर रहा है, 57 कहाँ से हो जाएगा यार, वही समझ रहा हूँ आपसे, 90 और में 3 का 87 आएगा, तो -87, और 10 में 87 में से 10 गए तो कितना जाएगा, -77, सॉरी है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक 10 की वैल्यू -77, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। वही मैंने नीचे देखा यार, मैंने 29 × 3 कितना लिख दिया था, मैंने 57 लिख दिया था, है ना, 20 40 60, अच्छा 60 और 90 27, हाँ तो सही, तो 87 ही तो आता है, मैंने पता नहीं कैसे दिमाग में करा, है ना, तो -877, देखो कितना फर्क है, -77 दिया है तो ऑप्शन में 77 भी दिया है, तो कल को अगर कोई माइनस लगाना भूल जाए या गलती कर दे तो वो दूसरा ऑप्शन चुन लेगा और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी, 11th टर्म फाइंड करनी। 11th टर्म का मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है A11, ठीक है, A11 फाइंड करना है। एपी दी हुई है, जब भी एपी दी हो तो आप उसका ए लिख दो, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस किस किस टर्म का, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो -1 अपन खुद लगाते हैं, है ना, और किसको करना, -1/2 को, ये बन जाएगा माइनस प्लस, और ये 1/2, ये कितना हो गया 4 5/2, ये हो गई डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, डी की। गड़बड़ी ये मत करना, है ना, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस आप भी तो लगाओगे सब्ट्रैक्ट करने का। हम भैया इन दोनों में से भी ले सकते थे, बिल्कुल, माइनस का 1/2 ले लो, माइनस के 1/2 में से उसके पहले वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, टर्म को, -3 को सब्ट्रैक्ट करा, तो माइनस का 1/2 माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, है ना, ये हो गया -1, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तब भी आंसर कितना आएगा, 5/2 ही आएगा, तो डी आया 5/2। डी मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ो, मतलब लगातार टर्म पकड़ो, एपी की कोई सी भी लगातार, मतलब बहुत लंबी एपी है, कोई सी भी 2 पकड़ लो, ये दोनों, और बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, डी मिल जाएगा। चलो ए मिल गया, डी मिल गया, कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, A11 का फॉर्मूला बताओ आप, ए तो आएगा ही प्लस 11 निकालना है, 11th टर्म निकालना है, तो एक कम कर दो तो 10D, तो A11 का फॉर्मूला क्या हो गया, A + 10D। कैसे बना रहा हूं मैं फॉर्मूला, मैं an के फॉर्मूले में n की जगह 11 रख रहा हूं, n की जगह क्या रख रहा हूं, 11, तो यहाँ 11 रखोगे n की जगह, यहाँ a एज इट इज, और 11 - 1 10D, रटना नहीं है, नहीं तो बोलोगे कि भैया आप तो बता रहे एक कम करके लिख दो, नहीं, इस फॉर्मूले में n की जगह 11 रखा है, लेकिन एक स्टेप हम कम कर सकते हैं ना जब हमें डायरेक्ट पता है तो, ठीक है, इसलिए। चलो a + 11D फाइंड करना है, चलो A11 की वैल्यू फाइंड करनी जो कि ये होती, ठीक है, A11
करवाओ। ए कितना आया है आपका -3 प्लस का 10, डी कितना आया है 5/2। सॉल्व करोगे तो 2 5 10, 5 5 25 माइनस का 3 22। तो A11 का आंसर आ गया 22 ऑप्शन में है क्या? आप बोलेंगे हाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है ना, लेकिन अच्छे हैं, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो आप जरा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन बॉक्सेस। ये ना क्वेश्चन आपका बेस बना रहा है, जब अभी आपकी वाइड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप देखना कहना अच्छा हाँ भैया ये चीज़ हम सीख चुके हैं, कोई बड़ा काम नहीं था, है ना। चलो हमें क्या करना है? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। एपी दी हुई है, इनकी मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ये बॉक्स की वैल्यू पूछे है, मतलब बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स कौन सी पोजीशन पे बैठा था? आप बोलोगे सेकंड टर्म, सेकंड नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये एक एपी है, उन्होंने बोला है कि एपी है, तो एपी है तो इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, ठीक है। और बॉक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे सेकंड टर्म निकालना है। तो बस अब इसमें 3-4 क्वेश्चन है ये, है ना। अब तरीका देखना क्या है, पहले तो जो दिया हुआ है उसका यूज करो, गिवन उन्होंने दिया हुआ है ए की वैल्यू A2 दिया है, तो ए जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A2 दे दिया, ठीक है। 26 का मतलब कौन सी टर्म है? तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? कहना 26। थर्ड टर्म को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे, नीचे 3 लिख देंगे, तो थर्ड टर्म हो गई 26। तो मैंने बोला इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, थर्ड टर्म का फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ A प्लस का 2D, अब भी आपने बताया था 3 में से 1 कम कर दो, ठीक है 26। ए की वैल्यू आपको 2 पता है, कहना हाँ 2 पता है, ये हो गया 2D एज इट इज 26। 2D की वैल्यू निकालना थी, 2 उस साइड गया सब्ट्रैक्शन में तो 24 हो गया, फिर 24 ये 2 उधर चला गया डिवाइड में, तो D की वैल्यू आ गई 12। D मिल गया, A मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना था? ये फाइंड भी फाइंड लिखो, फाइंड क्या फाइंड करना है मुझे? A2 फाइंड करना है, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू फाइंड करना है, बॉक्स मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड टर्म मतलब A प्लस D की वैल्यू फाइंड करना है। देखो A2 को होके बोलेंगे A प्लस D, क्योंकि 2 में से 1 कम कर दो। A कितना है? A है 2, D कितना है? कहना 12, तो आंसर कितना आ गया 14। ये क्या आ गई आपकी A2, मतलब जो सेकंड टर्म होगी इस एपी की वो 14 है, और सेकंड टर्म पे कौन बैठा है? कहना बॉक्स, तो ये देखो 14 आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे करा, आपने जो गिवन था सबसे पहले वो लिखा, उनकी मदद से ए और डी निकाल लिया, और फिर जो पूछा था उसका फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला वही ए एन का लग रहा है, मतलब मुझे एपी में बस ए और डी मिल जाए, कहीं से ए और डी मिल गया तो आप पूरी एपी खड़ी कर दोगे। एपी में होता ही क्या है, फर्स्ट टर्म लिख लो और बार बार डी जोड़ते जाओ, तो नेक्स्ट के नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगी। तो पूरी कहानी में बस याद रखना, पूरे चैप्टर में ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है वो बस उसकी लिंक ढूंढनी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मान लेना, ठीक है। आंसर कितना आ गया 14। ये है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक। अब इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। अगर कभी भी 3 टर्म इन एपी होंगी, 3 टर्म्स इन एपी, अगर कभी भी 3 टर्म्स एपी में होंगी, 3 टर्म्स मतलब सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये 3 टर्म है एपी में, ये किस में? एपी में। एपी में मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम है, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। तो ट्रिक क्या होती? तो ट्रिक ये होती है, मतलब ट्रिक क्या बोलो कि इसे बेसिक बोल दो, लोग इसे ट्रिक बोलने लगते हैं, है ना। ये कि अगर 3 टर्म एपी है तो जो बीच वाली टर्म होगी ना, उसका जो आंसर होगा वो पहली और तीसरी टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे आएगा। इसको मीन भी बोलते हैं, मिडिल वैल्यू। देखो इन दो वैल्यू के बीच की वैल्यू। तो कल को भैया अगर किसी ने मुझसे बोला कि 2 है और यहाँ 4 ब्रैकेट है और यहाँ 4 है, इस टर्म की वैल्यू निकालो, और ये 3 टर्म है और 3 टर्म बोल दिया कि ये एपी है, ये तीनों टर्म किस में? एपी में। तो मैं बोल दूंगा कि जो टर्म है वो इन दोनों को जोड़ दो, है ना, आजू बाजू वालों को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा 6/2 मतलब 3, है ना। तो ये जो टर्म है वो 3 है। देख लो एपी है ना, देखो 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, इसमें 1 जोड़ा तो 3 आ गया, डिफरेंस सेम है। तो क्या ना, कल को अगर 3 टर्म लिखी हुई है और बीच की टर्म मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि बीच वाली जो टर्म है वो आजू वाली टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पे आती है, क्योंकि बीच में मतलब मिडिल टर्म है, ठीक है। तो इसमें भी कर सकता हूँ वही ट्रिक, मैंने बोला बिल्कुल, ये बीच वाली टर्म निकालना है तो 2 + 26 दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। कितना आंसर आ जाएगा? 28/2। कितना आंसर आ गया? 14। तो आपने क्या देखा, यही तो मैंने अभी आंसर निकाला था, कितने लंबे तरीके से यहाँ ट्रिक काम कर गई। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी कराना, आप समझ गए आप। सबसे पहले गिवन लिखो क्वेश्चन में,
गिवन। आप जरा ध्यान से देखो तो गिवन में क्या दिया 13, 13 क्या है सेकंड टर्म ऑफ एपी, तो A2 दे दिया 13 बिल्कुल। और क्या दे दिया 3 दे दिया, 3 क्या है तो आप बोलोगे 3 है भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म ऑफ एपी, मतलब मुझे थर्ड सेकंड टर्म दे दी फोर्थ टर्म दे दी, और मुझे क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे फर्स्ट टर्म मतलब ए फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है आपको थर्ड टर्म एंड A3 A1 और ए की बात है ना, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब भी फर्स्ट टर्म, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि AP के लिए कहीं ना कहीं से A और D ले आओ। वो कैसे मिलेंगे, ये दो इक्वेशन दी हैं इनकी मदद से मिलेंगे। जरा मुझे बताओगे A2 का मतलब क्या होता है, क्या ना भैया A2 का मतलब होता है A प्लस डी, यही होता है फॉर्मूला। A प्लस डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। A4, अब A4 को पकड़ो, A4 का मतलब A प्लस का 4 लिखा है तो एक कम कर दिया 3D, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3। अच्छा मतलब इनकी वैल्यू का यूज करके इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करके A और D मिलेंगे। हाँ अब कैसे मिलेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो टर्म है ना, दो इक्वेशन है, टर्म नहीं है सॉरी, दो इक्वेशन है। अगर कभी दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल मिसिंग है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था थर्ड में। तो क्या ना कॉफिशेंट सेम है भैया दोनों के, देखो ए का कॉफिशेंट भी वन है, ऊपर वाले ए का भी कॉफिशेंट वन है, तो सेम है तो सेम नहीं बनाना, तो एक स्टेप बच गई। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस है ना, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस, ए से ए कट गया, डी माइनस 3D कितना आंसर आ गया माइनस का 2D, 13 माइनस 3 कितना आंसर आ गया 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 -2 डिवाइड में चला गया तो आंसर आ गया माइनस का 5, ये आपका डी की वैल्यू आ गई। अगर आपको डी की वैल्यू मिल गई फिर ये कैसे मिलाओगे, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हो आप। जैसे आप डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे तो देखो ए एज इट इज, डी की वैल्यू रख दी माइनस का 5 है ना, और ये ए डी और 13 सामने बैठा 13, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई 13 + 5 आ गया आंसर 18। अच्छा ए भी मिल गया डी भी मिल गया, तो भैया हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए, तो पहला आंसर तो आ गया मेरा, और दूसरा आंसर पूछा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस का 2D है ना। ए कितना दिया 18 और डी कितना है -5, तो 18 2 और डी की वैल्यू रख दी -5, ये हो गया -10 और 18 में से -10 गया तो कितना आ गया 8 आंसर, ये आ गई मेरी थर्ड टर्म। तो आपने क्या देखा, जरा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन अभी फिर से आने वाले हैं जब वाइट प्रॉब्लम में है ना, इसलिए आपका बेस है। आपको जो जानकारी है सबसे पहले उसका यूज कर लो, लिख लो उसको, और जो फाइंड करना है उसको अलग लिख लो। ठीक है, उन्होंने बोला A2 दिया हुआ है, कैसे दिया 13 मतलब सेकंड टर्म को मैथमेटिक्स में A2 बोलेंगे, एपी में फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे, ए लिखा और नीचे n लिख देते हैं, तो 4 है, 4 नंबर की टर्म है 3, इसका फॉर्मूला होता है A+D, इसका फॉर्मूला होता है A+3D, दोनों को एलिमिनेशन सेंटर से सॉल्व करा और हमेशा सेम आएगा, ए बनाना नहीं पड़ेगा कभी भी, क्योंकि फॉर्मूला होता है A+n-1D, तो उसमें तो A1 ही रहता है। ठीक है, डी बदलते जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कहना भैया अगर ये सेम नहीं आया होते तो यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से, क्यों, कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। एलिमिनेशन मेथड हमने देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए कटेगा, हमेशा कटेगा, डी मिल जाएगा, डी उठा के इन दो इक्वेशन में से किसी में ही पुट कर दो, ए मिल जाएगा, ए मिल गया और डी मिल गया, फिर तो पूरी एपी मिल गई, फिर तो आप जो पूछना है पूछो, है ना। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं, बताओ जल्दी आप बताना, है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप बोलोगे, अब अपन लिखेंगे नहीं, हमें मालूम है ए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और ये फोर्थ टर्म दी हुई है ना, A4 कितना दिया है, सॉल्व कर लो, 9 पहले लिख देते हैं 9:1:2, तो 18 + 19/2, ऐसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 प्लस ऊपर वाला 1 19 और नीचे 2 है तो इधर भी 2, नीचे वाला एज इट इज रहता है, ऊपर वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई में 1 जोड़ देना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे A2 फाइंड करना है ना, A2 फाइंड करना है और फाइंड करना है A3 थर्ड नंबर की टर्म फाइंड करना है ना। ये क्वेश्चन मार्क अच्छे से नहीं बनता हमसे। A4 का मतलब क्या होता है, क्या ना भैया फॉर्मूले में क्या ना, A4 का मतलब होता है A प्लस का 3D है ना, आंसर दिया 19/2, A की वैल्यू 5, D दिया हुआ है क्या, D नहीं दिया तो D तो निकल जाएगा यहाँ से, 3D = 19/2। ठीक है, 3D 5 उस साइड माइनस में चला गया, ये 5 माइनस में हो गया,
एलसीएम लेके सॉल्व करो मन में, 19 इंटू 1 19, 5 टू 10 10 है ना, 19 में से 10 गया 9, 9/2, तो 3D बराबर कितना आ गया 9/2। ये 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये आपका डी आ गया। ए आपका पहले ही आ चुका था, ये ए आ गया। अब जो भी फाइंड करना है ए और डी मिल जाए, मतलब सब कुछ पूछ लो मुझसे जो पूछना है। बोल रहा है थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस का 2D। ए कितना दिया है, ए दिया है 5, डी कितना दिया है, डी दिया 3/2। अच्छा 3/2 कट गया तो एक आंसर आ गया 8। ये 8 किसका आंसर आया, थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म होगी 8। सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस का डी, 2 है तो एक कम डी लिख दो, ठीक है। ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 3/2, तो इनको जोड़ दो, तो 5 + 3/2 कितना हो गया, 10 + 3 13/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा ए और डी मिल जाए तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, सब में पैटर्न सेम ही चल रहा है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ आप कर लेंगे, कैसे कर लेंगे फिर हिंट दे दे रहा हूँ मैं, है ना। हालांकि आपको आता है, आप बोलोगे भैया ये ए दिया हुआ है, आप ही बताना ये ए की वैल्यू कितनी दे दी -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, तो ए 6 मतलब 6 नंबर की टर्म है 6, मतलब ए प्लस का 5D, ए प्लस का 5D इक्वल टू 6। ए की वैल्यू है -4, तो -4 रखोगे, 5D इक्वल टू 6 है ना। 6 उस साइड गया 10 हो गया, फिर 5 डिवाइड में चला गया तो डी की वैल्यू आ गई 2। ए मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। ये होती सेकंड टर्म, ये है A2, फॉर्मूला हो गया A + D, ये हो गया A3, फॉर्मूला हो गया A + 2D, ये हो गया A4, फॉर्मूला क्या है A4 का, A + का 3D। ए मालूम है, डी मालूम है, रख दो, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे कहानी बड़ी मज़ेदार लगेगी। ये बता दो, है ना, ये बता दो। चलो भैया मैं बोलूँगा इसमें गिवन जो दिया हुआ है वो A2 है, A2 है 38। मैंने कहा बोला बिल्कुल सही। और क्या गिवन है, क्या ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 नंबर की जो टर्म है वो -22 है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, तो आप बोलोगे फाइंड करना है मुझे ए फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है और फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। ये टर्म मुझे फाइंड करना है। A2 का मतलब A + D है ना 38। A6 का मतलब क्या ना, A6 का मतलब होता है A प्लस का 5D। A6 मतलब A + 6 है तो एक कम कर दो, D लिख दो, 5D बराबर -2। क्या ना भैया, तो अभी पिछला क्वेश्चन बन गया, 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल हैं, तो मैं कौन से मेथड से सॉल्व कर लूँगा, एलिमिनेशन मेथड से। लिखो भाई और सॉल्व कर लो। तो यहाँ लिखा A + का D इक्वल टू 38 है ना, और यहाँ लिखा है A + का 5D इक्वल टू -22। कॉफिशेंट सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है, कॉफिशेंट सेम बन जाए, स्टेप 1 कंप्लीट। दूसरी स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस का साइन है इधर माइनस का, ये माइनस है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट मतलब साइन बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये डी में से 5D गया तो माइनस का 4D बचा। 38 में अब ये 22 का साइन माइनस नहीं रहा, अभी इसका नया साइन हो गया प्लस, हो गया 40 और 2 60 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई है ना, यहाँ से करेंगे तो -15 आ गई। डी की वैल्यू देखो 4 15 या 60 और माइनस चला गया, डी की वैल्यू आ गई। ये कहाँ पुट कर दो कि डी की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे A + D की वैल्यू है 38, तो A + D की वैल्यू है 38, A प्लस जो D की वैल्यू है वो है 38 है ना। अब A कितना है, A है आपका, A तो निकाल नहीं है मुझे है ना, D है -15, तो D की वैल्यू मैंने रख दी -15 15 38। D A उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा, मतलब 15 उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा, कितना बन जाएगा 38 + 15 43 और 53, तो ये A की वैल्यू आ गई 53। A और D मिल गए, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। A तो मिल गया, पहला आंसर क्लियर। ये दोनों आप निकालना, मैं फिफ्थ निकाल के बता दे रहा हूँ। A फिफ्थ मतलब 5वें नंबर पे कौन सी टर्म होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + का 4D। A कितना है, क्या ना 53, 4 अपनी जगह। D कितना है, D आया -15, -15 ओके, सॉरी अच्छे से लिखो। A की वैल्यू है, कहाँ गया A 53 है और D की वैल्यू है -15 है ना। 53 - 60, आंसर आ गया -7। ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, फिफ्थ टर्म आ गई। इस सीपी की 5वें नंबर की टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ आ गई आपकी -7 ऐसे।
आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप सेकंड निकाल लोगे, फर्स्ट निकाल लोगे। तो आपने देखा कि आपने कैसे कैसे करा, ठीक है। चलो, तो कल को आप याद रखें, फिर से देख लो। अगर दो टर्म की वैल्यू दी हुई है, सेकंड टर्म की दी हुई है, वाला कोई सी भी दो टर्म की है ना, देख रहा होगा ये, क्योंकि अभी आने वाले हैं वापस क्वेश्चन। सेकंड टर्म की दी हुई है, एक सिक्स टर्म की दी हुई है, तो हम दो टर्म से दो इक्वेशन बनाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब डायरेक्ट सबट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट तो हमेशा सेम रहेगा ए का, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दोगे, डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ए और डी मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, एपी का जो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। सब निकाल सकता हूं मैं। एपी में है क्या, ए और डी तो है, ए और डी मिल जाए तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। देखो ये एपी चल तो रही है, 3 है, 8 है, 13 है ना। तो जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 3, 8, 13, 18। आप मुझे बताओ ये एपी तो चलते जा रही है, अभी खत्म नहीं हो रही, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना। तो आप बोलोगे 3, 8 - 3 5, क्योंकि 3 में 5 ऐड करने पे 8 आ रहा है, फिर 5 ऐड करने पे 13 आ रहा है, फिर इसमें 5 ऐड करने पे 18 आ रहा है। तो मैंने बोला अगली टर्म क्या होगी, फिर आप 5 ऐड कर दोगे, कितना जाएगा, 18 में 5 जोड़ दिया 23, फिर अगली टर्म +5 कर दोगे तो 28। ऐसे कहानी चलते जाएगी, 5 ऐड करते जाओगे। तो ये कौन सी टर्म आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक तो नहीं दी थी, फिफ्थ मैंने निकाल ली, सिक्स मैंने निकाल ली। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी एपी में 78 भी आएगा, जैसे देखो 23 भी आया, 28 भी आया। 28 कौन से नंबर पे आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर पे आया। 28 कौन से नंबर पे आया, 6 नंबर पे आया। तो 6 टर्म एपी की वो 28। 23 कौन से नंबर की टर्म है, फिफ्थ टर्म की, फिफ्थ नंबर की टर्म। इसी तरीके से 78 भी आगे चल के कहीं ना कहीं आएगा। तो पूछ रहा है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो निकालने का तरीका सुनो, जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है, मेरी बात याद रखना, लिख लेना। जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है कि ये टर्म एपी में किस नंबर की टर्म है, ये टर्म एपी में कब आएगी, तो उस टर्म को nth टर्म मान लो, मतलब an मान लो। an मानने से ये पता चल जाता है कि nth टर्म एपी की 78 है, और n की वैल्यू फाइंड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से नंबर की टर्म 78 है। तो हमें करना क्या है, ये एपी दी है, एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो एपी लिखो, क्वेश्चन मार्क मतलब ऐसा लिखो, फिर लिखो 3, 8, 13, 18, एपी उतार दी। यहाँ पे ए कितना है, कहना भैया 3, डी कितना है, 18 में से 3 गया 5, किसी में भी दो टर्म में सबट्रैक्ट कर दो, है ना, डी मिल गया। नंबर ऑफ टर्म नहीं फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, है ना। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी, जो एपी है उसकी nth टर्म को मैंने मान लिया 78। क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि 78 एसएपी में कौन से नंबर की टर्म है, 78 एसएपी में कौन सी पोजीशन पे बैठा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो nth टर्म को 78 मान लो, मतलब जो भी पूछा, जिस टर्म के बारे में पूछ रहा है उसको nth टर्म मान लो। इससे ये होता है nth टर्म ऑफ एपी को अब मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, an, तो an बराबर 78। हाँ क्या भैया n में नंबर की पोजीशन पे 78 आ रहा है। अब n की वैल्यू फाइंड कर लो, n की वैल्यू जिस दिन आपको 15 मिल गई, तो सपोज करो तो n की वैल्यू 15 मिल गई, तो 15वें नंबर की टर्म जो होगी 78 हो जाएगी। तो हमें नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है, तो हम बोल देते हैं कि भाई तू nth नंबर की टर्म है, मान लेते हैं, और n की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा के, तो a प्लस का n माइनस का 1 d, ये होता है n का फॉर्मूला, इक्वल टू 78। a बताओ, आप बोलोगे a 3 है, n मतलब n ही, क्योंकि n हमें नहीं पता, n ही तो फाइंड करना है, ठीक है। d कितना है 5, इक्वल टू 78। 3 उस साइड जाएगा, सबसे पहले सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 75, है ना, ये हो गया 75। 5 से 75 गया कितनी टाइम्स, 15 टाइम्स, ठीक है। n की वैल्यू निकालना है तो 15 -1 उस साइड प्लस में चला गया, है ना, तो n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब पता है क्या निकला, इसका मतलब है देयरफॉर जो a है, an बराबर 78 है और n की वैल्यू आ गई 16, तो a 16 बराबर हो गया 78। n की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब a16 को आप पढ़ो, मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं a16 का, मतलब देयरफॉर जो 16th टर्म है, 16th टर्म ऑफ जो AP है वो 78 है। इस AP को अगर आप आगे बढ़ाओगे 3, 8, 13, 18 ऐसे चलते जाएगी, तो 78 कभी ना कभी तो आएगा ही। तो पता है कौन सी पोजीशन पे आएगा, जैसे देखो 13 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे, 18 फोर्थ नंबर पे,
78 कब आएगा? 16th नंबर पे, 16th टर्म है ये तो पता चल गया। पता कैसे करा हमने? कभी भी आपको ये क्वेश्चन बहुत आता है, कभी भी आपसे पूछें कि ये जो टर्म है ये एपी में कब आएगी, है ना, कौन से नंबर की टर्म है, तो उसको an मान लो, nth टर्म मान लो। हमने मान लिया कि ये nth नंबर की टर्म है 78 और n की वैल्यू फाइंड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी an मानना है ना, याद रखना है। छोटा सा सवाल लेकिन बहुत अच्छा सवाल, जिसको नहीं पता वो फिर वो बड़ी दिक्कत होती है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है सीपी की। कर लेंगे भैया नंबर ऑफ टर्म फाइंड, है ना। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने में क्या दिक्कत है? चलो उससे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, है ना। चलो मैं थोड़ा बेसिक से बताता हूँ आपको, है ना, इस चीज़ को ज़रा समझना। एक मैंने बोला 2 4 6 8 और आखिरी नंबर है 10, ठीक है, आखिरी नंबर है क्या? 10। चलो एक काम करो, 2 लिखा, ये पेन भी कई बार बड़ा बोर्ड परेशान कर देता है। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और ऐसी कहानी चलते गई, है ना। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। क्या लिख दिया? 12। मैंने पूछा बताओ भैया इस एपी में नंबर ऑफ टर्म बताओ, कितनी टर्म है, और 12 पे कहानी खत्म हो गई। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है मुझे, एन फाइंड करना है। हालांकि आप ओरली बता सकते हो, आपको मालूम है। देखो 2 4 6 तो अगली टर्म क्या आई होगी? 8 आई होगी, फिर 10 आई होगी, फिर कौन सी आ गई? 12। तो 3 टर्म, ये 3 टर्म इसके बीच में कितनी हो गई? 6 और 1 ये 7। तो n की वैल्यू 7 आनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 7। नंबर ऑफ टर्म 7। छोटा क्वेश्चन था, आपने ओरली कर लिया। मैंने बोला इसको हटाओ, फॉर्मूले से करके बताओ। कैसे करोगे n की वैल्यू फाइंड करोगे? हर बार थोड़ी ऐसे बीच की वैल्यू भर दोगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। अगर यहीं 122 की 12 की जगह 120 होता फिर ऐसे ही भरते रहते क्या? तो तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनो। ए कितना है? कहना 2। डी कितना है? कहना 4। कहना इस 12 को क्या माने? तो 12 को जब भी एंड टर्म है, एंड टर्म को an मान लो। an बराबर कितना? 12। हमने मान लिया कि जो 12 है वो एपी की nth टर्म है। इससे क्या होगा? अभी देखो आपने 78 को an माना था पिछले क्वेश्चन में, तो अगर आप an को क्या मान रहा है? आप 12 मान रहा है। और अब n की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू आई कितनी, मान के चलो 7 आई, मान लेते हैं 7 आई। तो इसका मतलब है जो 7th टर्म है वो एपी की वो 12 है। अगर ये 7th टर्म है और इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो पूरी एपी में कितनी टर्म्स हुई? 7। अच्छा, तो मतलब ऐसे घूम के कहानी पकड़ रहे हैं। इस एपी की पोजीशन, इस बंदे की पोजीशन पता कर लो बस, कि 12 एपी में कौन से नंबर पे खड़ा है। ये 12 की जो पोजीशन है वो क्या है इस एपी में? फर्स्ट, 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, कौन सी टर्म है? जिस दिन ये पता चल गया तो उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एपी में, क्योंकि 12 क्या है? उस एपी की लास्ट टर्म। जैसे अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें अपन, पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला था कि कौन से इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। सपोज करो इस एपी की लास्ट टर्म 78 होती, तो आप an को तो 78 मान ही रहे थे, आपको नहीं पता था। तो अगर मान के चलो आंसर 15 आता, तो आप यही बोलते ना कि जो 15वीं टर्म है वो 78 है और 78 ही लास्ट टर्म है, तो इस एपी में 15 टर्म है, क्योंकि वो 15वीं नंबर पे पोजीशन पे है, उसके आगे कोई टर्म ही नहीं है। तो हमें क्या करना रहता है? लास्ट टर्म को an मान लो और n फाइंड कर लो। an ही क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बोल लेते हैं कि हम मान लिए कि ये nth नंबर पे है, हमें नहीं पता ना नंबर क्या कौन से नंबर है, तो उसे n मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में x मानते हैं ना कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो नहीं पता तो x मान लो। ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में an मान लेते हैं। तो अगर मैंने इसको an मान लिया, किसको? इस क्वेश्चन को करते हैं ना, तो देखो जरा, a की वैल्यू कितनी आई? 7। d की वैल्यू कितनी आई? 13 - 7 6 आ गया। 205 को क्या मान लिया मैंने? an क्यों मान लिया? मैंने बोल दिया nth टर्म ऑफ एपी जो है वो 205 है, और मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो 205 है वो कौन सी नंबर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, और जो जितनी, अगर वो 30 नंबर की पोजीशन पे बैठा हुआ है 30, तो उसके आगे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब इस एपी में लास्ट टर्म यही है, तो ये 30 हो जाएगी पूरी एपी में नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म को an मान लो और n फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? किसका फॉर्मूला? इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का n - 1d। 205 a की वैल्यू बोलो, आप बोलोगे 7, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू 6, 205। अब जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कराना है ना। 205 n - 6, 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा मैंने, है ना। 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा, 205 है ये, 205 में 7 सब्ट्रैक्ट करा, कितना गया? 198। 6 से काट दिया 3 जा और फिर 3 जा,
ये -1 उस साइड प्लस में चला गया तो n की वैल्यू आ गई 34। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये n यहाँ रख दूँ, इसका मतलब है जो A34 है वो कितनी है 205। इसका मतलब है जो AP है उसकी जो 34th टर्म है वो 205 है, और जो 205 है वही AP की लास्ट टर्म है, यही AP की लास्ट टर्म है। तो इसका मतलब है इस पोजीशन पे ये पोजीशन है इसकी 34। तो अगर ये लास्ट टर्म है तो इस AP में कितनी टर्म्स होंगी? 34 टर्म्स। तो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको तरीका पता होना चाहिए ना करने का। अगर नहीं पता तो फिर कैसे करोगे? तो क्या है, अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म पूछे एपी में तो लास्ट टर्म को an मान लो और n फाइंड कर लो, क्योंकि लास्ट नंबर के बंदे की जो पोजीशन है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म है एपी में, है ना। सोचो, एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, सोच के जवाब देना। आपके घर में पंगत हो रही है, पंगत हो रही है, जब हम शादी विवाह या कुछ कार्यक्रम होता है तो घर पे खाना खिलाते हैं, तो एक लाइन में रो में लोगों को बैठा देते हैं, एक रो में, है ना। वहाँ पे आप बैठे हो, आपके फ्रेंड बैठा है, आपका एक और फ्रेंड बैठा है ना, ऐसे करके आपके 5 फ्रेंड बैठे हैं, 6 फ्रेंड बैठे हैं ना। सपोज करो ए बैठा है, आपका पहला फ्रेंड, आप बैठे हो ए, फिर दूसरा फ्रेंड, फिर तीसरा फ्रेंड, फिर चौथा फ्रेंड, फिर 5वां फ्रेंड, है ना, और एक आपका एक और फ्रेंड बैठा है एफ, है ना, एफ। अब आपने किसी ने बोला यार ये पंगत में कितने लोग बैठे हैं, ये कितने लोग बैठे हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये, है ना, तो और गिनना नहीं है आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे क्या ना यार ये जो एफ बैठा है, आपने आवाज़ लगाई, कहना भाई एफ, क्योंकि आपका ही दोस्त है, कि तो तुम्हारी कौन से नंबर पे बैठे हो, तो बोलेगा भाई मैं 6वें नंबर पे बैठा हूँ। कौन से नंबर पे बैठा हूँ? 6 टर्म है, 6 टर्म पर बैठा हूँ मैं। अगर वो 6 टर्म पे और उसके आगे कोई बैठा ही नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। तो इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई? 6 टर्म्स। तो अगर कल को आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो लास्ट वाले नंबर को an मान लो, n की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि लास्ट वाला बंदा जो होगा उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होगी इस एपी में, है ना। तो हमने देखा कि जो 205 है वो एपी में 34th नंबर पे बैठा हुआ है। अगर वही लास्ट है और वही 34th नंबर पे बैठा हुआ है तो इस एपी में पूरी 34 टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म को an मानना है, ठीक है। 5.1। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वो इसी का पार्ट है ये, है ना, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी थी तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। अब ये एपी है, अब आपको पता करना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर वही कहानी, लास्ट नंबर बैठा हुआ है an, मतलब -47, मैं -47 की पोजीशन पता कर लूंगा, और -47 की जो पोजीशन होगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, क्योंकि वही तो लास्ट में बैठा है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई? चलो, अब पोजीशन कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म्स की, कि ये इस टर्म, ये एपी में कौन से नंबर की टर्म है, -47 एपी में कौन से नंबर पे आएगा। तो सबसे आसान तरीका यही रहता है कि इसको क्या मान लो an, तो a कितना आ गया? 18, ठीक है। d कितना आ गया? d निकालता हूं, है ना। d कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, करो भाई। ये लिखा हुआ है 31/2, है ना। 31/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, बाद वाले में से पहला वाला। 31 - 36, है ना, माइनस का 5/2 हो गया। मेरी कैलकुलेशन देखते था ना भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, थोड़ी बहुत हो भी जाती। कभी डी निकालने में दिक्कत हो तो एक डी इससे निकालो, एक डी इससे निकालो, सेम आना चाहिए। देखो इससे निकालता हूँ, 13 माइनस का 31/2, ये हो गया माइनस का 26 माइनस 31, मतलब माइनस का 5/2, सेम आ रहा है। इसका मतलब मैंने डी सही निकाला, चलो ठीक। फिर क्या मान रहा हूँ? मैंने मान लिया लेट an बराबर -47, जो an है एपी की वो -47 टर्म है, मतलब सॉरी, जो nth टर्म है एपी की वो -47 है। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? n, कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके, a प्लस का n - 1 का d माइनस का 47। a बताओ भाई, a है आपका 18, n - 1, n मतलब n तो निकालना ही है, n निकालना है, d मतलब माइनस का 5/2, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का 47। मतलब इस क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए है आपकी, है ना। चलो, n की वैल्यू निकालना तो 18 उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना, उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। और यह क्या लिख रहा है? माइनस का 5/2। राइटिंग अच्छी आ रही, हाँ, माइनस का 47, माइनस का 47
और ये 18 उस साइड गया तो माइनस में जाएगा। अब जरा इनको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा भाई, 8 7 15 40 50 60 65 है ना, माइनस का 65, हाँ ना, माइनस का 65 भी आएगा। अब कैसे सॉल्व करें, तो देखो ये इनटू में है तो माइनस से माइनस कट गया, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, अगर दोनों चाहे इनटू में तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 कट गया 13 टाइम्स, ये 2 उस साइड मल्टीप्लाई में हो गया तो 9 माइनस 1 बराबर हो गया 13 इंटू 2 मतलब 26 है ना, तो n माइनस 1 बराबर 26, तो जो n की वैल्यू आ गई वो 27 आ गई। n की वैल्यू 27 का मतलब ये हुआ देयरफॉर जो a है कितना, देखो a n बराबर कितना माना था आपने, -47, तो n की वैल्यू 27 आ गई, तो a 27 जो है वो -47 है। मतलब जो 27th टर्म है एपी की, इसका बेसिक समझना है, एक करने वाली चीज़ अलग होती है, एक मतलब पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं और ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। नहीं तो मैं आसान भाषा में ये ना बता देता, तो बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, ये नहीं बोल सकता था कि अरे लास्ट टर्म को ए एन मान लो, एन फाइंड कर लो, जो एन आएगा वही लास्ट वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एपी की, बात कहानी खत्म हो जाती। बार बार इतना एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, है ना, ताकि चीज़ें समझ में आए, रटना ना पड़े, अगले साल आने वाला है वापस चैप्टर। तो जो 27th टर्म है एपी की, 27 टर्म है ना, बराबर है कितना, -47, जो इस एपी की 27th टर्म है वो -47 है, और उसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर बैठे और कितने लोग हैं, 27। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो।